हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश आउल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज। टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज है फरवरी के, उसके साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। ये है पार्ट 1। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज, विच कंपनी इज हेल्पिंग प्रिजर्व रेयर इंडियन लैंग्वेजेस विद इट्स प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा का फुल फॉर्म है एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस जो है वो एलोरा की फुल फॉर्म है। सो कौन सी कंपनी है जो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? सो हमारे पास ऑप्शन है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और फेसबुक। सो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं अभी। और सो बेसिकली प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो 3 लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना चाह रही है। 3 लैंग्वेजेस कौन सी है? गोंडी, इंदू मिश्मी और मुंदरी। ये इंडिया के अलग अलग पार्ट से रेयर लैंग्वेजेस हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एलोरा के थ्रू इनको प्रिजर्व करना चाह रहा है। एंड इनका एम है कि इन रेयर लैंग्वेजेस को डिजिटलाइज कर दिया जाए, उनको इंटरनेट पे लाया जाए ताकि वो मोर सिक्योर रहें, वो भूले ना हम उन्हें, ठीक है, एंड वो लॉस्ट ना हो। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु बिकेम द ओनली लिविंग इंडियन टू विन द ग्रैमीज थ्राइस। कौन सा ऐसा इंडियन है लिविंग जो ग्रैमीज को 3 बार जीत चुका है? AR रहमान, रविशंकर, रिकी केज या शंकर महादेवन। सो इसका करेक्ट आंसर है रिकी केज। रिकी केज इज द ओनली लिविंग इंडियन हु हैज वन ग्रैमीज थ्राइस। एंड रविशंकर कौन है? रविशंकर ने ग्रैमीज 4 टाइम्स जीते हैं। रविशंकर ने ग्रैमीज 4 टाइम्स जीते हैं, बट वो लिविंग नहीं है। अब जानते हैं रिकी केज के बारे में थोड़ा सा और, कि उन्होंने 3 बार ग्रैमीज जीते। तो पहला कब जीता, दूसरा कब जीता, कैसे कैसे जीता? सो इन्होंने पहला ग्रैमी अपना जीता था विंड्स ऑफ सैमसारा इस सॉन्ग के लिए 2015 में जीता था, पहला अपना ग्रैमी। देन उन्होंने सेकंड ग्रैमी जीता डिवाइन टाइड सॉन्ग के लिए, जो 2022 पिछले साल ही जीता था। एंड इन्होंने अकेले नहीं जीता था, ये गाना उन्होंने अमेरिकन म्यूजिशियन स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ जीता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक सॉन्ग किसके साथ जीता, किसके साथ कोलैबोरेशन में जीता। तो जॉइंटली जीता इन्होंने। और कैटेगरी कौन सी थी? कैटेगरी क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन सी कैटेगरी में जीता, किसके साथ जीता, कब जीता। सो कैटेगरी थी बेस्ट न्यू एज एल्बम। बेस्ट न्यू एज एल्बम में लास्ट ईयर जीता था। अब इस साल ग्रैमी जो जीता है, जो इस साल जीता है, वो भी सेम म्यूजिक के लिए जीता है, डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। डिवाइन टाइड्स के लिए पहले भी जीता था, अभी भी जीता है, बट इस साल अलग कैटेगरी में जीता है। इस साल है बेस्ट इमर्सिव ऑडियो कैटेगरी। इस साल इस कैटेगरी में जीता है और 2022 में इस कैटेगरी में जीता था। एंड अगेन विद स्टीवर्ट कोपलैंड, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर इस पे काम करा। एंड एक ग्रैमीज की कौन सी एडिशन थी? ये ग्रैमीज की 65th एडिशन थी। 65th एडिशन थी और ये कहां पर हुए थे? लॉस एंजलिस, LA में हुए थे, लॉस एंजलिस में। फिर हम आते हैं विच आर्टिस्ट क्रिएटेड ग्रैमीज हिस्ट्री फॉर द मोस्ट करियर विन्स बाय एन आर्टिस्ट। कौन सा आर्टिस्ट है जिसने ग्रैमीज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रैमीज के अवार्ड जीते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है बियॉन्से, स्टीवर्ट कोपलैंड, जॉर्ज सॉल्टी एंड हैरी स्टाइल्स। तो इसका आंसर है बियॉन्से। बियॉन्से ने टोटल इस साल के मिला के 32 ग्रैमीज जीत लिए हैं। एंड जो जॉर्ज सॉल्टी हैं, इन्होंने 31 जीते थे। तो अभी तक इनका टाई चल रहा था, बियॉन्से एंड जॉर्ज सॉल्टी का अभी तक टाई चल रहा था, बट अब बियॉन्से आगे निकल गई है, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाय विनिंग द मोस्ट ग्रैमीज। फिर हम बात करते हैं बियॉन्से रिसीव द मोस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस एंड अवार्ड्स। एंड उन्होंने पास किसे करा? जैसे मैंने बताया, जॉर्ज सॉल्टी। जॉर्ज सॉल्टी कौन है? वो हंगेरियन ब्रिटिश कंडक्टर है। कंडक्टर बेसिकली वो वैसे वाले कंडक्टर नहीं है, म्यूजिक से रिलेटेड है। देन रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट अवार्ड्स इन ग्रैमी सेरेमनी हिस्ट्री 32 अवार्ड्स वो जीते हैं। हु इज द फर्स्ट ओपनली ट्रांस वुमेन टू विन अ ग्रैमी? हु इज द फर्स्ट ओपनली ट्रांस वुमेन? इस वर्ड पे फोकस करना है, ओपनली। ये हमारे पास ऑप्शन है टेडी, वेंडी कार्लोस, किम पेट्रास, शिया डायमंड। तो इसका सही आंसर है किम पेट्रास। इसी साल 2023 में 65th ग्रैमीज में जीता है किम पेट्रास ने। एंड शी इज द फर्स्ट ओपनली ट्रांस वुमन पर्सन टू विन अ ग्रैमी। एंड ये जो वेंडी कार्लोस है, वेंडी कार्लोस इज द फर्स्ट
शी इज द फर्स्ट ट्रांस वुमन टू विन अ ग्रैमी। ये फर्स्ट है, बट ये ओपनली फर्स्ट ट्रांस वुमन नहीं है, राइट। ओपनली फर्स्ट ट्रांस वुमन जो है वो किम पेट्रास है, उसकी अभी बात करते हैं आगे। किम पेट्रास कौन है? अभी किम पेट्रास जो है जर्मन सिंगर है, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड शी इज द फर्स्ट ओपनली ट्रांसजेंडर पर्सन। बट जो वेंडी कार्लोस थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वेंडी कार्लोस, दिस इज वेंडी कार्लोस। वेंडी कार्लोस ने 1970 में 3 ग्रैमीज जीते थे, बट वो ओपनली ट्रांसजेंडर नहीं थी उस टाइम पे, वो प्राइवेटली थी। शी वॉज नॉट ओपनली ट्रांसजेंडर। उन्होंने 1970 में 3 ग्रैमीज जीते थे। आंध्र प्रदेश हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल टू विच सिटी। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि आंध्र प्रदेश ने उनके कैपिटल की काफी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, क्या कैपिटल होगा, कैसे होगा। बीच में उन्होंने बोला था कि हम 3 कैपिटल रखेंगे, बट अब फाइनली जाके जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं उन्होंने अनाउंस करा, ऑप्शन है अमरावती, विशाखापट्टनम, कर्नूल और हैदराबाद। अब इसमें हम एलिमिनेशन करें तो हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में आता ही नहीं अब, राइट, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम रेड्डी। सीएम मींस चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रेड्डी, ठीक है। उन्होंने अनाउंस करा कि जो वाइजैग है, वाइजैग बेसिकली विशाखापट्टनम का शॉर्ट फॉर्म है, एंग्लिसाइज फॉर्म है वाइजैग। वाइजैग और विशाखापट्टनम एक ही बात है, ठीक है। आंध्र प्रदेश स्प्लिट कब हुआ था? आंध्र प्रदेश वॉज स्प्लिट अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको तेलंगाना एक्ट भी कहते हैं, 2014 का। पहले आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था, बट फिर तेलंगाना उससे कार्व आउट हुआ 2014 में इस एक्ट के थ्रू। अर्लियर जब बात होती थी तो ये बात होती थी कि अमरावती को हम कैपिटल बनाएंगे, बट अब डिसाइड हुआ विशाखापट्टनम को ही कैपिटल रखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृतकाल। अब अमृतकाल की इतनी न्यूज में बात चल रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमृतकाल का फर्स्ट बजट कौन सा है, 2021, 2022 या ये या ये। सो अमृतकाल का जो फर्स्ट बजट है वो है 2023 टू 2024, यानी इस साल जो भी बजट निकला है वो अमृतकाल का फर्स्ट बजट है। तो अमृतकाल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो अमृतकाल बेसिकली स्टार्ट कब हुआ, इसकी टाइमलाइन का सबको काफी कंफ्यूजन रहता है कि अमृतकाल स्टार्ट कब हुआ। तो अमृतकाल बेसिकली स्टार्ट हुआ अगस्त 15, 2022। 15 अगस्त 2022 को अमृतकाल स्टार्ट हुआ और एंड होगा अगस्त 15, 2047, राइट। तो यानी लास्ट ईयर अगस्त में स्टार्ट हुआ था अमृतकाल, एंड इस साल बजट जो आया वो अमृतकाल का पहला बजट है। अभी हम अमृतकाल में चल रहे हैं। तो अमृतकाल है क्या? तो अमृतकाल बेसिकली संस्कृत में अमृतकाल का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जब स्वर्ग जमीन पर आ जाए। बट हमारी जो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, अमृतकाल में गवर्नमेंट हमारी कंट्री को विश्व गुरु बनाना चाहती है, वर्ल्ड लीडर बनाना चाहती है इन ऑल एस्पेक्ट्स। बेसिकली आत्मनिर्भर बनाना चाहती है एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में एंड हर सेक्टर में। देन हम आते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो इस साल बजट में बताया गया था। वो किस एरिया पर फोकस करता है, किस एरिया की डेवलपमेंट पर फोकस करता है? हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर विलेजेस, बैकवर्ड विलेजेस, हिल विलेजेस एंड ट्राइबल विलेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉर्डर विलेजेस। सो बेसिकली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है क्या? इट एम्स टू डेवलप विलेजेस ऑन द बॉर्डर्स टू कनेक्ट देम बेटर विद द रेस्ट ऑफ द नेशन, ताकि उनमें भी कनेक्टिविटी बढ़े, जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़े, वो बेटर कनेक्टिविटी पा पाए, बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटी पा पाए, ठीक है। क्या एम करता है? इसका एम है कि माइग्रेशन कम हो। जो बॉर्डर में विलेजेस हैं वहाँ से लोग माइग्रेट करके थोड़े अंदर की इंडिया के मेनलैंड के साइड पे ज़्यादा आते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज एंड कनेक्टिविटी की वजह से। बट इसका एम है कि माइग्रेशन को कम से कम करा जाए। Who was the partner nation this year at the सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है एक एनुअल क्राफ्ट्स मेला है जो फरीदाबाद में होता है। लिख देता हूं, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है, और इस साल इसका 36th एडिशन हुआ था। 36th एडिशन।
राइट। सो पार्टनर नेशन कौन है? यूएन, आसियान, क्वाड या एससीओ? तो इसका आंसर है एससीओ। एससीओ की फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ इज गोइंग टू द पार्टनर एट सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला दिस ईयर। थीम स्टेट क्या है? हर साल क्या होता है इनकी थीम स्टेट होती है, तो इस साल है नॉर्थ ईस्ट रीजन। कोई ऐसा स्टेट नहीं है बट नॉर्थ ईस्ट रीजन है। देन पार्टनर नेशन में जैसे मैंने बताया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट करा था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, एंड ये 36 एडिशन था इसका। देन हम आते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। हु रिसेंटली डाइड वाज विच प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? किस नंबर के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के? जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 9th, 8th, 11th या 10th? तो इसका करेक्ट आंसर है 10th। ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये टॉपिक। तो पहली बात ये डिक्टेटर थे एंड इन्होंने कंट्रोल सीज करा नवाज शरीफ से ब्लडलेस कू में। ब्लडलेस कू का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने साजिश रची, एक अपराइजिंग रची। ब्लडलेस लाने ही कोई खून खराबा नहीं हुआ, शांति से मान गए। नवाज शरीफ थे, उनको आउट कर दिया इन्होंने पावर से। ठीक है, 1999 में नवाज शरीफ को पावर से आउट कर दिया, यानी प्रेसिडेंट बने। 2001 टू 2008 तक प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के, एंड ही वाज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट। ही वाज आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कारगिल वॉर। ये स्टार मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द कारगिल वॉर। बेसिकली उनका ही माइंड का प्रोडक्ट था कारगिल वॉर। ही वॉज वेरी मच बिहाइंड इट, ठीक है। एंड ही रूल्ड पाकिस्तान इन ए डिक्टेटर स्टाइल। डिक्टेटर थे तो डिक्टेटर स्टाइल में रूल करते थे पाकिस्तान को। Who topped the global leader approval ratings by Morning Consult? Morning Consult बेसिकली एक यूएस की फर्म है, तो उन्होंने एक ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स स्टार्ट करी। तो कौन फर्स्ट आया उसमें? शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, या व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट आए थे मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में। देन हम आते हैं हु विल बी होस्टिंग द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप 2027? कौन होस्ट करेगा? सो हमारे पास ऑप्शन है कतर, ओमान, यूएई या सऊदी अरेबिया। सारे ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। सो हमारा ऑप्शन जो है वो है सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं इसमें। So Saudi Arabia is going to host the AFC Asian Confederation Football Cup 2027। ये है क्या बेसिकली? ये है क्या? So basically क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल का टूर्नामेंट है। क्वाड्रेनियल यानी मतलब हर 4 साल में एक बार होता है, लाइक फीफा हर 4 साल में एक बार होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है, वैसे ये भी 4 साल में एक बार होता है। एंड इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? एशियन कंट्रीज और ओशियनिया की कंट्रीज। ओशियनिया कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। फाउंड हुआ था 1956 में, दैट इज 67 ईयर्स अगो। करंट चैंपियन कौन है? कतर। कतर इज द करंट चैंपियन, जब 2019 में लास्ट इनका कंपटीशन हुआ था। एंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जापान, जो कि 4 बार जीत चुकी है। देन इसकी 18th एडिशन है जो अभी कतर में होगी, राइट। 18th एडिशन इसी साल हो रही 2023 में। इसी साल कतर में 18th एडिशन होने वाला है। एंड सऊदी अरेबिया में होगा 4 साल बाद 2027 में, जो कि होगा 19th एडिशन। जो इस साल एडिशन हो रहा है, जो कि 18th एडिशन है, जो अभी कतर में हो रहा है, वो ओरिजिनली चाइना में होना था, बट चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसकी वजह से चेंज करके कतर में कर दिया, राइट। फिर हम आते हैं अवनी चतुर्वेदी, काफी न्यूज में था। अवनी चतुर्वेदी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट इन एक्सरसाइजेस ऑन अ फॉरेन सॉइल। सो कौन सी एक्सरसाइज में उन्होंने, इन विच एक्सरसाइज डिड शी पार्टिसिपेट? कौन सी एक्सरसाइज में उन्होंने ये काम करा? एक है धर्मा गार्डियन, एक है हमारे पास युद्ध अभ्यास, एक है वज्र प्रहार और एक है वीर गार्डियन। तो ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। उन्होंने किस में फ्लाई करा? उन्होंने फ्लाई करा वीर गार्डियन में, जो कि जापान में हुई थी। फिर हम आते हैं व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? व्हेन डेज, जो डेज एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेज एंड उनकी थीम्स।
एटसेट्रा। तो व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? 1, 3, 2 या 4 फेब? तो इसका आंसर है वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एट 4 फेब। इसके बारे में थोड़े जानते हैं। सो इसकी थीम क्या है? पहले तो इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, एंड इसकी जो थीम है वो पिछले 3 सालों से एक ही रही है। सो यानी 2022, 2023 एंड 2024 तीनों साल एक ही थीम रही है, क्लोज द केयर गैप, राइट। इसके ऑफिशियल कलर है ब्लू एंड ऑरेंज, एंड 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे आता है। देन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो थी वो 1965 में क्रिएट हुई थी, ठीक है। एंड ये जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, ये एक स्पेशलाइज्ड कैंसर की एजेंसी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी। एंड वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज कौन करता है? कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, UICC, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे को ऑर्गेनाइज करता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच कंट्री मोस्ट रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये भी काफी न्यूज में था कि कौन सी कंट्री है जिन्होंने ISA को ज्वाइन करा। USA, श्रीलंका, भूटान और कॉन्गो। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्गो। कॉन्गो मोस्ट रिसेंटली ज्वाइन द ISA। ISA के बारे में थोड़ा जानते हैं। सो ISA का डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, एंड ISA जो है वो एक लौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर्स? गुरुग्राम जो हरियाणा में है, हरियाणा, जिसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में। एंड ये एक लौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर्स है। एक डायरेक्टर जनरल पता होना चाहिए, अजय माथुर। एंड ये किसका इनिशिएटिव था? किसने इसको स्टार्ट करा? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट करा एट COP21। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा, ठीक है। एंड इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP21 इन 2015। COP21 कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट है RK सिंह। प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल में डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट अलग होता है, डायरेक्टर जनरल अलग होता है। फिर आते हैं व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन तो पहले क्लैट में भी आ रखा है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? इसका करेक्ट आंसर है 2 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। थोड़ा जानते हैं इस साल की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। इस साल की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। बट 2 फरवरी को क्यों मनाते हैं? वाई 2 फरवरी? वाई 2 फरवरी? तो बेसिकली 2 फरवरी इसलिए बिकॉज इस 2 फरवरी के दिन ही एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अडॉप्ट हुई थी रामसार में। रामसार क्या है? ईरान के अंदर ईरान जो एक कंट्री है वहां पे एक सिटी है रामसार। तो 1971 में रामसार में एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अडॉप्ट हुई थी, तो इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं बिकॉज वो 2 फरवरी को हुआ था उस साल 1971 में। एंड इसे क्यों बनाते हैं? ताकि हाईलाइट करें वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स इन मेंटेनिंग आवर बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स का हमारे लाइफ में क्या रोल है? वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड नाम से क्या समझ आ रहा है? वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा लैंड जो थोड़ा गीला हो। लाइक वेटलैंड में क्या आते हैं? मार्शेस, हमारे बीचेस तक वेटलैंड में आते हैं। मार्शेस, बीचेस, स्वॉम्स, ये सब वेटलैंड में आता है। मैनग्रोव्स, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स। इंडिया में टोटल रामसार साइट्स हैं 75। व्हाट इज अ रामसार साइट? अब वेटलैंड और रामसार साइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेटलैंड होता है कि बेसिकली कोई भी अगर जगह गीली है, लाइक एक बीच हो गया वो भी वेटलैंड होगा, लाइक कोई स्वॉम्प हो गया वो भी वेटलैंड होगा। बट रामसार साइट वो कब बनता है? एक वेटलैंड रामसार साइट तब बनता है जब वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाता है। सो एनी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड अ रामसार साइट। तो इंडिया में 75 रामसार साइट्स हैं, राइट। तो रामसार साइट क्यों कहते हैं? बिकॉज रामसार में कन्वेंशन हुई थी 1971 में। फिर आते हैं विच इज द थीम कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025? क्या थीम कंट्री है इसकी? इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया इज गोइंग टू बी द थीम कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025।
फिर आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थक्वेक विच हिट टर्की एंड सीरिया रिसेंटली। अभी टर्की और सीरिया में बहुत डेडली अर्थक्वेक हुआ था जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो क्या नाम था उस अर्थक्वेक का? कारामनमारस अर्थक्वेक, एर्ज़िनकैन अर्थक्वेक, तोहोकू अर्थक्वेक, वेल्डिविया अर्थक्वेक, क्या था इसका नाम? इसका नाम था कारामनमारस अर्थक्वेक। कारामनमारस अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका एपिसेंटर का था। एपिसेंटर बेसिकली वो होता है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ होता है, दैट इज द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। 34 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम गाजियान्टेप। गाजियान्टेप टर्की में एक सिटी है, उससे 34 किलोमीटर वेस्ट था इसका एपिसेंटर। ये पता होना चाहिए, 34 किलोमीटर वेस्ट भी पता होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड ऑपरेशन दोस्त क्या था? इंडिया ने एड भेजी थी, इंडिया ने हेल्प भेजी थी टर्की में, बिकॉज अर्थक्वेक हुआ तो काफ़ी डैमेज हुआ लाइफ का एंड रिसोर्सेज का, इकोनॉमिकली भी काफ़ी डैमेज हुआ, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा, ऑपरेशन दोस्त। एंड इंटरेस्टिंगली जो दोस्त है, दोस्त हिंदी में भी फ्रेंड कहलाता है एंड टर्किश लैंग्वेज में भी दोस्त का मतलब जो होता है वो फ्रेंड ही होता है। ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट करा गया था इंडिया के द्वारा टू हेल्प टर्की। देन जो कारामनमारस अर्थक्वेक था वो 7.8 ऑन रिचर स्केल था, बट वहां पे अभी भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बट कारामनमारस अर्थक्वेक का 7.8 था ऑन रिचर स्केल। रिचर स्केल इन्वेंट किसने करा था? इन्वेंट करा था चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ रिचर स्केल। एंड रिसेंटली टर्की ने अपना लास्ट ईयर नेम चेंज करा था। टर्की ने अपना नेम चेंज टर्की से तुर्कीये कर दिया। दिस इज द न्यू नेम ऑफ टर्की, दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ टर्की। क्यों करा? बिकॉज टर्की को लगता था कि तुर्कीये जो नाम है वो हमारे हेरिटेज को, वो हमारे वैल्यूज को, वो हमारे कल्चर को बेटर रिप्रेजेंट करता है। जो टर्की है, टर्की ये एंग्लिसाइज नेम है। एंग्लिसाइज नेम मतलब कि वेस्टर्न लोगों ने टर्की टर्की बोलना स्टार्ट कर दिया, एंड टर्की जो है वो एक्चुअली उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता, तुर्की रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। फिर हम आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ऑब्जर्वेटरी मेड बाय इसरो एंड नासा। तो इसरो और नासा ने अभी रिसेंटली अपनी एक जॉइंट ऑब्जर्वेटरी बनाई, तो उसका नाम क्या है? केक ऑब्जर्वेटरी, कॉम्पटन गैमा रे ऑब्जर्वेटरी, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी या निसार? तो इसका आंसर है निसार। इन्होंने जॉइंटली एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसका नाम है निसार। तो निसार के बारे में थोड़ा सा विल गेट टू नो, इधर हो जाता हूं मैं। सो निसार रेफर्स टू नासा इसरो सार। इसका फुल बड़ा वाला वर्जन है नासा इसरो सार, जो कि एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है। अर्थ के लो ऑर्बिट में ये ऑब्जर्वेटरी रहेगी। ठीक है। एंड ये लॉन्च होगी 2024 में। 2024 में टेंटेटिव लॉन्च है इसका। ठीक है। इट विल प्रोवाइड डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम्स, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइजेस, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा। इसमें कुछ रेडार सिस्टम्स है, 2 रेडार सिस्टम्स है, एक है एल बैंड सार और एक है एस बैंड सार। तो इसमें 2 रेडार सिस्टम्स है, एल बैंड सार और एस बैंड सार। तो एल बैंड सार क्या है? एल बैंड सार जो है डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय JPL ऑफ नासा, एंड एस बैंड सार क्या है? डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय इसरो। सो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि नासा ने क्या बनाया, इसरो ने क्या बनाया। नासा ने बनाया एल बैंड, इसरो ने बनाया एस बैंड। इसरो कब फाउंड हुआ था? थोड़ी स्टैटिक जान लेते हैं। 1969 में इसरो वाज फाउंडेड, नासा वाज फाउंडेड इन 1958 एंड लॉन्च होगा 2024 में टेंटेटिवली निसार हमारा। देन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कन्फर्ड विद द UK लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड? कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? नरेंद्र मोदी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? सो इसका करेक्ट आंसर है मनमोहन सिंह को रिसेंटली ये अवार्ड मिला है, UK लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड। तो क्यों मिलता है ये अवार्ड जानते हैं। ओके, तो अब थोड़ा जानते हैं कि ये अवार्ड क्यों दिया गया। सो बेसिकली फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक लाइफ में था और पॉलिटिकल लाइफ में था, उस चीज के लिए दिया गया। राइट। अब ये अनाउंस लंदन में हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, ये अनाउंस लंदन में हुआ था, बट उनको दिल्ली में दिया जाएगा। बाय किसके द्वारा दिया जाएगा? बाय NISAU। NISAU क्या है? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमिनाई एसोसिएशन, इनके द्वारा दिल्ली में उनको दिया जाएगा। ये अनाउंस लंदन में हुआ था, राइट। अब ये जो अवार्ड है द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर जो है, ये जो अवार्ड है ये किसके थ्रू दिया जाता है?
NISAU जो मैंने बताया अभी, NISAU इन यूके, राइट, इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया, जो ब्रिटिश काउंसिल है इंडिया में उसके साथ पार्टनरशिप में, एंड द यूकेज डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये 3 एसोसिएशन है जो मिलके कन्फर करती हैं इस अवार्ड को टू सेलिब्रेट। और क्यों करती है? ताकि टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। एंड मनमोहन सिंह किस में पढ़े थे? वो पढ़े थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, तो इसलिए उनको मिला है। फिर आता है विच यूनिवर्सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को। कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है? सो जनरली एक हेरिटेज साइट का टैग डेड मॉन्यूमेंट्स को दिया जाता है। डेड मॉन्यूमेंट्स का मेरा मतलब क्या है? जो लिविंग नहीं होते, जो नो लॉन्गर फंक्शनिंग है। बट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो अभी भी फंक्शनिंग है। तो हमारे पास ऑप्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चारों काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका आंसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एंड इसकी फाउंडर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। जानते थोड़ा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में? इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है तो उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कब मिला था? 1913 में, राइट। इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट्स कितनी है? 40। हेरिटेज साइट्स डेजिग्नेट कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है। एंड लेटेस्ट हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया में? वो है धोलावीरा। धोलावीरा इन गुजरात, यानी ये 48th हेरिटेज साइट है इंडिया की, राइट। अब ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था 1951 में, ओके, एंड इट इज दिस स्टेटस इज गिवन बाय यूनेस्को। जनाते हु वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट at the 73rd फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 73rd फाउंडेशन डे पे एज ए चीफ गेस्ट कौन आया था? उमर अता बंदियाल, सुनाद्रेश मेनन, हसन फोएज या जयंता जयसूर्या। तो बता दूं ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, ये श्रीलंका के चीफ जस्टिस है, ये बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हैं, और ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। तो इनमें से कौन था जो एज ए चीफ गेस्ट आया था 73rd फाउंडेशन डे हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जो अभी रिसेंटली हुआ था? सो सुनाद्रेश मेनन जो कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर, राइट। एंड इन्होंने एक लेक्चर दिया था, ये पता होना चाहिए किस टॉपिक पे लेक्चर दिया था। इनका टॉपिक था द रोल ऑफ द जुडिशरी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। इस टॉपिक पर इन्होंने लेक्चर दिया था, द रोल ऑफ जुडिशरी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट फाउंड कब हुआ था? फाउंड हुआ था 28 जनवरी 1950 में फाउंड हुआ था। 1950 में फाउंड हुआ था। मोटो क्या है सुप्रीम कोर्ट का? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है। इसका मोटो है या तो धर्मस्थो जयः, या तो धर्मस्थो जयः, ये पता होना चाहिए इसका मोटो। देन करेंट चीफ जस्टिस हमारे हैं DY चंद्रचूड़, सबको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? HJ कानिया, HJ कानिया। देन विच कंट्री इज करंटली विटनेसिंग एंटी जुडिशियल प्रोटेस्ट? अब ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्री में से कोई एक कंट्री है जहां पे एंटी जुडिशियल प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफी टाइम से, एंड वो काफी बड़ा इश्यू भी बन चुका है। सो हमारे पास है इराक, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया। इसका आंसर है इजराइल। इजराइल में भी एंटी जुडिशियल प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों चल रहे हैं? बिकॉज अभी इजराइल में एक नई गवर्नमेंट आई है, जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर है, जो अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले इलेक्ट हुए हैं वापस से। एंड इन्होंने क्या करा है? एक नए अपॉइंट करे हैं जस्टिस मिनिस्टर, जिनका नाम है यारेव लेविन। ये जो जस्टिस मिनिस्टर हैं इन्होंने प्लान्स अनाउंस करे हैं रिफॉर्म्स करने के जुडिशरी में इजराइल के। अब इन रिफॉर्म्स में ऐसा क्या है कि प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ गई। इन रिफॉर्म्स में एक्चुअली ये दे रखा है कि ये रिफॉर्म्स क्या करते हैं? दे लिमिट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट्स लीगल काउंसलर्स। सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड गवर्नमेंट के लीगल काउंसलर्स की पावर्स को लिमिट करते हैं। एंड वो जो गवर्नमेंट है उन्हें ग्रांट करती है कि वो
मेजॉरिटी पाए उस कमेटी पर जो कमेटी जजेस को अपॉइंट करती है। सो बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जजेस पर, राइट, क्योंकि वो उस कमेटी में, जो कमेटी जजेस को अपॉइंट करती है, उस कमेटी में मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा जजेस पर, राइट। एंड इसमें एक और चीज़ है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता था बेसिक लॉज ऑफ इजराइल को, उस पावर्स को भी एनरोच करता है ये रिफॉर्म, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल है उसको इसमें भी दिक्कत आ जाएगी कि वो छोटे छोटे जो बेसिक लॉज है इजराइल के, उनको भी रिव्यू ना कर पाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अभी रिसेंटली एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था। तो क्या कौन से नंबर की मीटिंग थी? 49, 48, 47 या 50th? इसका आंसर है 49। एंड हेड किसने करी थी इस मीटिंग? ये मीटिंग का हेड कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। अब थोड़ा जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जानते हैं। ये एस्टैब्लिश होने वाला है रिसेंटली। सो सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताता हूँ। ओके, सो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016। एंड ये तो एक्ट था, 101st एक्ट था, एंड 102nd जो था वो बिल था। अब बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है? अगर बिल अप्रूव नहीं होगा तो बिल एक्ट नहीं बनेगा, राइट। सो 122nd जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, बट 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। जब बिल अप्रूव हो जाता है हाउसेस से, तब जाके वो एक्ट बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करा जाएगा जो कि टैक्स पेयर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा। अब इंडिया में क्या होता है कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी या टैक्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें नॉर्मल कोर्ट्स में जाना पड़ता है, और कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बर्डन है पहले से ही। सो इससे काफ़ी स्लो प्रोसीजर हो जाता है कि बार बार जाएं, ये करें वो करें। सो इसको सब कुछ कट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गए, ताकि टैक्स रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो तो यहाँ पे जाएं, वो नॉर्मल कोर्ट्स में ना जाएं, राइट, ताकि स्पीडी जस्टिस मिले। एंड जीएसटी डे कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को। Joe Biden recently visited Ukraine and announced a relief package of what amount? किस अमाउंट का उन्होंने पैकेज अनाउंस करा था यूक्रेन में जाके? सरप्राइज विजिट थी। 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन या 600 मिलियन? सो इसका आंसर है 500 मिलियन। 500 मिलियन का पैकेज अनाउंस करा गया था एड के लिए, ठीक है। अब क्या वो ये सीक्रेटली विजिट कर रहा था, किसी को बताया नहीं था कि मैं यूक्रेन जा रहा हूँ। वो गए थे ऑफिशियल विजिट पे, पोलैंड गए थे, राइट, पोलैंड गए थे वो ऑफिशियल विजिट पे। एंड उनको मिला था, पोलैंड के प्रेसिडेंट से मिला था, ये आंड्रेज डूजा से मिलना था इन्हें, पोलैंड के प्रेसिडेंट से मिला था उन्हें, बट वो सीक्रेटली यूक्रेन चले गए मिलने। एंड इसके बारे में मैं एक और चीज बताऊं तो वर्ल्ड के कई सारे लीडर्स अभी तक यूक्रेन जा चुके हैं, लाइक बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन। बट जो बाइडेन का पिछले 1 साल में, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई, जो बाइडेन पहली बार यूक्रेन गए हैं। दिन आते हैं, व्हेन इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर? ये काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वॉर काफी सिग्निफिकेंट इवेंट बन चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एनिवर्सरी कब थी, कब रशिया ने इन्वेड करा यूक्रेन को, एट विच डेट? ये क्वेश्चन DULLB में भी आया था। 22 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी या 26 फरवरी? इसका आंसर है 24 फरवरी। सो रशिया यूक्रेन की वॉर जो थी वो 24 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, एंड फिर वो अब उसको ओवर 1 ईयर हो गया स्टार्ट हुए। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आगे के पार्ट्स में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।